Hello, class 7th. So, as we were talking about new kings and kingdoms, in last lecture, I told you that कि कितने राजे रजवाड़े थे भारत में, और उनमें से कुछ के बारे में we already read. So now we read further. Look, as I told you about the Chahmanas, Rajputs. Okay, राजपूत के बारे में मैंने आपको बता दिया था पूरा. Now we have to read about द प्लास. सो लिसन, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी क्वायरी, देन यू कैन आस्क मी द डाउट सेक्शन. इफ़ यू वांट टू रीड एनी पैरा, अगर आपको कोई और पैरा समझ में नहीं आता है तो पैरा आप एक्सप्लेन नहीं, आप अगर आपको बढ़िया से नहीं क्लियर हुआ है देन आप मुझे स्कूल लॉग ऐप पे डाउट सेक्शन पे मुझे बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा. ओके, सो लो, द प्लास. द पाला डायनेस्टी was founded by Gopal in 7050 Common Era. They ruled over East India between the 8th and 12th centuries. तो देखिए, ये याद करने वाले फैक्ट्स और प्लीज़ याद कर लीजिएगा क्योंकि यही एग्जाम्स में डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे. सो जो पाला डायनेस्टी की बात हो रही है, ये गोपाला द्वारा फाउंड की गई थी. इसकी स्थापना गोपाल द्वारा की गई थी, जो कि किंग थे यहाँ के. दे रूल्ड, उन्होंने ईस्ट की तरफ बिहार और बंगाल में, भारत के ईस्ट की तरफ बिहार और बंगाल में राज किया. लगभग इनकी डायनेस्टी ने 8 से 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक राज किया. इनके जो बेटे थे, गोपाला सन धर्मपाला extended his empire to the furthest limit of northwest India. Dharmapala's son Devapala added Assam and parts of Odisha to their kingdom. सो जो गोपाल के जो सन थे, बेटे थे धर्मपाला, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ अपनी जो सीमाएं हैं उसको एक्सटेंड किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया. उनके और जो धर्मपाल के जो बेटे थे, जो देवपाल की बात हो रही है, उन्होंने अपनी सीमाओं में आसाम और उड़ीसा के भी कुछ हिस्से जोड़े. देवपाला सक्सेसर वर अनेबल टू मेंटेन द किंगडम फॉर लॉन्ग. लेकिन जो देवपाला के वंशज थे वो इतने काबिल नहीं थे कि अपने किंगडम को ज़्यादा समय तक संभाल सकें. द डिफीट ऑफ महिपाल इन 1023 एट द हैंड्स ऑफ द चोल किंग राजेंद्र फर्दर हासिन द डिक्लाइन ऑफ द पाला. तो जो महिपाल थे उनकी हार हुई चोल साम्राज्य के राजा राजेंद्र के द्वारा, ठीक है, और प्लास जो डायनेस्टी है उसका इस प्रकार से अंत हुआ. नाउ लुक, द राष्ट्रकूटाज दांती दुर्गा was the founder of the Rashtrakutas dynasty that ruled over the Deccan region with Malkhed and Mayakheta as the capital. तो जो दांती दुर्गा की बात हो रही है, जो कि फाउंडर थे राष्ट्रकूटा के, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, प्लीज़ यार ध्यान से पढ़िएगा. ये जो फाउंडर हैं, जितनी भी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम मैं ले रहा हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं पहले से आपको बता देता हूँ, जो भी डायनेस्टी के फाउंडर का मैं नाम ले रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिखते जाइएगा, बुक में मार्क कर लीजिएगा. सो दांती दुर्गा वॉज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर द डेक्कन रीजन विद मालखेड़ एंड मायाखेता एज द कैपिटल. तो जो दांती दुर्गा थे वो राष्ट्रकूटास के क्या थे, फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, और इन्होंने डेक्कन रीजन में मालखेड़ा और मायाखेता में को अपनी कैपिटल बनाया. ध्रुवा फर्स्ट हु बिकेम किंग इन 780 कॉमन एरा डिफीटेड द पैलेस एंड द प्रतिहारस. जो ध्रुवा फर्स्ट जो राष्ट्रकूटास के ही एक राजा थे, उन्होंने पालस और प्रतिहारस को हराया और राजा बने. द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटास रूलर्स हाउएवर वर गोविंदा थर्ड. तो जो सबसे महानतम इस डायनेस्टी के सबसे महान जो रूलर थे वो गोविंदा थर्ड थे एंड अमोघ वर्षा थे, ठीक है. तो गोविंदा थर्ड एक्सटेंडेड द एम्पायर फ्रॉम कन्नौज इन द नॉर्थ टू कंचीपुरम इन द साउथ. तो देखिए इन्होंने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया. कन्नौज जो कि नॉर्थ में है
और कांचीपुरम साउथ तक इतना बड़ा एम्पायर था इनका। अमोघ वर्षा वॉज अ स्किल्ड पोएट एंड स्कॉलर, और साथ ही साथ जो अमोघ वर्षा थे वो बहुत ही हुनर वाले पोएट थे, बहुत ही अच्छे पोएट थे और बहुत बड़े विद्वान थे। तो ये जो चीज़ है ये पैरा इंपॉर्टेंट है, इसे निशान लगा लीजिए। हु रोट कवि राजमार्ग, कवि राजमार्ग, जिन्होंने कवि राजमार्ग लिखी, ठीक है, किसने लिखा कवि राजमार्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा, अमोघ वर्षा ने लिखा कवि राजमार्ग। द फर्स्ट बुक ऑन पोएटिक्स एंड ग्रामर इन द कन्नड़ लैंग्वेज, जो कि पोएटिक और ग्रामर की पहली बुक है कन्नड़ लैंग्वेज की, ये किसने लिखी, अमोघ वर्षा ने लिखी। सॉरी। तो अमोघ वर्षा ने क्या लिखा, कवि राजमार्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लीजिएगा। कन्नड़ लैंग्वेज की पहली पोएटिक और ग्रामर बुक है। द एम्पायर वेंट इनटू डिक्लाइन आफ्टर कृष्णा थर्ड, तो कृष्णा थर्ड के बाद जो एम्पायर है वो उसका पतन शुरू हो गया। द स्ट्रगल फॉर कन्नौज अमंग द गुर्जरा प्रतिहारस, कन्नौज मैंने आपको बताया कन्नौज बहुत ही प्रॉस्पेरस माना जाता था उस समय, बहुत ही प्रॉस्पेरस था, बहुत ही धनी था, इसीलिए आप देख रहे हो कन्नौज का जिक्र बार बार आ रहा है। सो कन्नौज अमंग द गुर्जरा प्रतिहारस पलास एंड राजकुतास occupied a major part of the early medieval period of Indian history. Historians thus refer to this struggle as the triparty struggle. तब इनके बीच में स्ट्रगल हमेशा कन्नौज को लेकर मची रहती थी, गुर्जरा, प्रतिहारस, पलास, तो इसीलिए जो हिस्टोरियन है इसे ट्रिपार्टी स्ट्रगल कहते हैं। ट्रिपार्टी स्ट्रगल हिस्टोरियन क्यों कहते हैं, क्योंकि गुर्जरा, प्रतिहारस और पलास और राष्ट्रकूटास वगैरह के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ लगी रहती थी, ओके, इस रीजन को लेके। और इन्होंने क्या किया, बहुत एक जो मिडिवल पीरियड तक बहुत ही मेजर पार्ट इस रीजन का ऑक्यूपाई किया। सो द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी ऑफ द किंगडम, अब इन जो किंगडम थे, ये जो राजे रजवाड़े थे, इनकी इकोनॉमी कैसे चलती थी, कैसे ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, शासन ये कैसे करते थे। सो नाउ लुक, द किंगडम दैट came up in India during this period had a similar administrative and economic structure. Supreme authority lay in the hands of king, who was advised and assisted by a council of minister. तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स था, लगभग सभी का एक जैसा था, ठीक है। तो देखिए कैसा था कि भाई यहाँ पे जो राजा के हाथ में सुप्रीम पावर होती थी और वो किससे एडवाइस लेता था, उसे असिस्ट करते थे उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अपने मिनिस्टर्स की एडवाइस वो लेता था और उनकी बात मानता था। फॉर ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड भूक्तिस, which were further divided into vishyas. Each vishya consisted of several villages. तो देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन शासन कैसे चलता था, राजा को देखो यार, अब राजा देखिए पूरा देश तो नहीं देख पाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या किया गया, इन्होंने छोटे छोटे रीजन्स में अपने साम्राज्य को ये बांट देते थे, जिसे भुक्तिस कहते थे। और इनको और इन भुक्तिस का जो ये क्या करते थे, वेश्यास करके जो एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था, जो क्या करता था, जिसके हाथों में सेवरल विलेजेस होते थे, कई सारे विलेजेस होते थे, ठीक है। तो एक वेश्या होता था जिसके हाथों में कई सारे विलेजेस होते थे, विच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू विश्यास। सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड वॉज द ग्रोइंग प्रोमिनेंस ऑफ समाताज और फ्यूडल चीफ्स। तो इसी समय पर सामंत यहाँ पे सामंत की बात हो रही है, समाताज नहीं, सॉरी, सामंत हैं, सामंतवाद, फ्यूडल चीफ्स, ठीक है। ऑफन द किंग्स वुड पे द सामंत नॉट इन कैश बट थ्रू लैंड ग्रांट्स। अब इन सामंतों को राजा क्या करता था, पैसे नहीं देता था, अक्सर वो लैंड देता था, ज़मीनें देता था। द सामंत वर सपोज्ड टू पे अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द यूज़ ऑफ द लैंड टू द किंग।
अब जो सामंतों का काम क्या था, सामंत जो नियुक्त किए जाते थे उनका काम ये था कि उन ज़मीनों से अपने एरिया की, जितने एरिया में उसे ज़मीन दी गई है, जितने इलाके में ज़मीन दी गई है, उस इलाके में उसे उन ज़मीनों के ज़रिए जो भी वो टैक्स इकट्ठा कर रहा है, जो भी वो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, उस रेवेन्यू का एक हिस्सा कलेक्ट करके उसे किंग को देना होता था, राजा को देना होता था, ठीक है। एंड प्रोवाइड द किंग विद ट्रूप्स एंड अदर मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर। अब देखिए, द सामंत वर सपोज टू पे अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द यूज ऑफ द लैंड और टू द किंग एंड प्रोवाइड द किंग विद ट्रूप्स एंड अदर मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ वॉर। जो सामंत क्या करते थे कि भाई देखिए, कोई वॉर वगैरह का समय हुआ, उसको उस समय राजा को सपोर्ट करते थे, सैनिक प्रोवाइड कराते थे, ट्रूप्स की मदद करते थे, साथ ही साथ वॉर टाइम्स में मदद करते थे, लड़ाइयाँ लड़ने में अपनी एक टुकड़ी बना के रखते थे जिसमें राजा वॉर के समय, मुसीबत के समय राजा की हेल्प करते थे। साथ ही साथ जो रेवेन्यू उन लैंड से इकट्ठा करते थे वो राजा को एक हिस्सा राजा तक पहुंचाते थे। द रूलर्स कंपेल्ड द पीपल टू पे टैक्सेस इन कैश और इन काइंड। देखो, अब जो रूलर्स होते थे, कंपेल्ड द पीपल टू पे टैक्स, परेशान करते थे लोगों को, ठीक है। अब यही जो रूलर्स वगैरह थे, जो किंग्स थे, और जो साथ साथ जो किंग्स, जो राजा लोग सामंतों को जो नियुक्त करते थे, ये लोग बहुत परेशान करते थे आम लोगों को, किस लिए? टैक्सेस पे करने के लिए। द रिसोर्सेज दस कलेक्टेड वर यूज्ड बाय द किंग्स टू वेज वॉर, एडमिनिस्टर द किंगडम एंड फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स एंड टेम्पल्स। अब जो भी रिसोर्सेज, जो भी पैसा इकट्ठा होता था टैक्स वगैरह के ज़रिए, तो राजा उसका इस्तेमाल लड़ाइयाँ लड़ने में करता था, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो उसे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी, या फिर अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए जो भी उसे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी, उसके लिए वो इसका इस्तेमाल करता था। साथ ही साथ अलॉन्ग विद दिस टेम्पल्स बनवाता था, फोर्ट्स बनवाता था। वेलफेयर हेल्प्ड द किंग इंक्रीज देयर वेल्थ थ्रू प्लंडर एंड एक्वाजिशन ऑफ लैंड। अब देखिए, साथ ही साथ क्या करता था, लैंड्स को वो लोग क्या करते थे, लैंड्स इकट्ठा करते थे। इकट्ठा मतलब देखिए, कब्ज़ा करना एक प्रकार से, जो सामंत वगैरह होते हैं। अब दूसरे साम्राज्य में आप जा रहे हो, दूसरे का साम्राज्य आप अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हो, तो उससे क्या होगा? साम्राज्य बढ़ाने से आप ज़्यादा ज़मीन के मालिक होगे, ज़्यादा लोग आपके अंडर आएंगे, ज़मीनें बढ़ेंगी, लोग बढ़ेंगे, टैक्सेस बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा? देश भी शक्तिशाली बनेगा, राजा शक्तिशाली बनेगा, और उस पैसे का इस्तेमाल राजा क्या करेगा? अपने देश की भलाई के लिए भी कर सकता है, अपने देश की सेना को भी मजबूत कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी इस प्रकार की बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन लोगों का था। सो गाइज, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट किसी भी पॉइंट में, यू कैन आस्क मी एट द डाउट सेक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप आराम से मुझसे डाउट सेक्शन में पूछो, निसंकोच पूछो, आई विल आंसर यू। अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, वो है गजनविद्स एंड गौरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रॉम द 10th century onwards, drawn by the wealth of this land, groups of invaders such as Ghaznavids and Gauris started entering India through the Himalayan mountains passes in the northwest. भारत शुरू से ही विदेशियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। हमेशा से विदेशियों को ऐसा लगा है कि भारत जैसे देश में, और वह ऐसा है भी, जहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं, इतना शुरू से सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। तो विदेशियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र था, जिसकी वजह से 10वीं शताब्दी से ही कई इन्वेडर्स ने, बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया। उनमें से शुरुआत में गजनविद्स और गोरीज मुख्य थे, जो कि हिमालयन माउंटेन्स से होते हुए अफ़गान और टर्की से होते हुए यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट से आए। सो देखिए, दे वर पीपल ऑफ टर्किक एंड अफ़गान डिसेंट हु हैड अडॉप्टेड इस्लाम एज देयर रिलीजन। अब ये लोग कौन थे? अफ़गान से थे, ठीक है, अफ़गानी थे, साथ ही साथ इनका रिलीजन क्या था? इस्लाम था। तो सबसे पहले मोहम्मद गजनी के बारे में देखिए। मोहम्मद ऑफ गजनी
महमूद गजनी वॉज द सन ऑफ सबुक्तकीन। जो महमूद गजनी था सबुक्तकीन का सन था, बेटा था। द फाउंडर ऑफ द गजनविद डायनेस्टी, जो गजनविद डायनेस्टी का फाउंडर था। दैट कवर्ड लार्ज पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे ईरान, आज के समय में जो ईरान का एक बड़ा हिस्सा है वो पहले गजनविद डायनेस्टी का हिस्सा हुआ करता था। इराक और अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा। ओके, सो फॉलोइंग सबुक्तकीन डेथ इन 997 सी, महमूद असेंडेड द थ्रोन ऑफ गजनी। तो अब देखिए, उसके पिता की मृत्यु के बाद जो गजनी है वो सिंहासन पर काबिज हुआ। अट्रैक्टेड बाय द टेल्स ही हैड हर्ड ऑफ इंडिया, अब उन्हीं कहानियों की वजह से जो उसने भारत के बारे में सुनी थी, भारत के वेल्थ के बारे में, भारत के धन के बारे में सुनी थी, उससे वो भारत की तरफ आकर्षित हुआ। ही लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ रेड्स ऑन इंडिया बिटवीन 1001 and 1026. His task was made easy by the rivalry and lack of unity between the Indian rulers. अब देखिए, भारत में जो छोटे छोटे रजवाड़े थे ना, ये आपस में ही लड़ा करते थे, तो विदेशी आक्रमणकारियों से कैसे लड़ेंगे? तो इनके बीच में एकता तो थी नहीं, तो जिसका फ़ायदा इन बाहरी आक्रमणकारियों ने उठाया और उसने कई सीरीज़ ऑफ अटैक किए 1001 से 1026 के बीच में, ठीक है, और भारत को कई बार उसने लूटा। आफ्टर एनेक्सिंग पेशावर ही कंकर्ड पंजाब बाय डिफीटिंग इट्स रूलर आनंद पाला इन बैटल। तो देखिए, अब उसने सबसे पहले पेशावर, पहले भारत का हिस्सा था, आज पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ से उसने क्या किया, उसे जीता, उस पर हमला किया। पंजाब में आनंद पाल को हराया उसने युद्ध में। हाउ एवर महमूद हैड नो इंटेंशन ऑफ बिल्डिंग एन एम्पायर इन इंडिया, हालांकि उसे कोई एम्पायर नहीं बनाना था, भारत में साम्राज्य नहीं बनाना था, वो तो बस भारत की वेल्थ में इंटरेस्टेड था। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन इट्स वेल्थ, भारत के धन में इंटरेस्टेड था। ही यूज द वेल्थ ही लूटेड फ्रॉम इंडिया टू बिल्ड गजनी, उसने गजनी अपने देश को बनाने के लिए भारत से लूटे हुए धन का इस्तेमाल किया। इनटू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। कौन सा? गजनी। दो नोन टू बी अ फायर्स कंकरर, महमूद्स लव फॉर आर्ट एंड लिटरेचर इज रिफ्लेक्टेड इन हिज पैट्रोनेज of poets and scholars such as फिरदौसी and अल-बिरूनी, author of तहज़ीब हिंद। तो देखिए, जो कंकरर था महमूद, हालांकि वो जो महमूद गजनवी था वो बहुत बड़ा योद्धा था, आक्रमणकारी था, साथ ही साथ एक लुटेरा था। मैं साफ बोल रहा हूँ कि जो कि एक लुटेरे के रूप में ही आया। तो महमूद जो गजनवी था उसने क्या किया, महमूद्स लव फॉर आर्ट, वो हालांकि आर्ट और लिटरेचर को बहुत पसंद करता था, ठीक है। पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स सच एज फिरदौसी और अल-बिरूनी, इन सब का बहुत प्रशंसक था, ठीक है। उसकी लिटरेचर में इन सब की छाप मिलती है। Class, with this we come to end of this lecture. I hope you liked it. If you have any problem, any doubt, then you can ask in the doubt section. Thank you.